प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आप 2022 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे रसायन विज्ञान का। इससे पहले आपका इंग्लिश और हिंदी का हमने सॉल्व करवा दिया है, हिस्ट्री का सॉल्व करवा दिया है, आपके फिजिक्स का सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस दे रहा हूँ मैं हर विषय का, और अर्धवार्षिक पेपर भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको भी देख लेना। सारे सॉल्यूशंस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। समय समय पे अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वो पीला हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न क्रिस्टलीय दोष कौन सा है? तो धातु आधिक्य दोष बोलते हैं उसको हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो ये इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, ऑक्साइड एस्को का समूह है तो कौन सा है? इनमें से चार ऑप्शन है, तो बॉक्साइट और क्यूप्राइट दोनों ही, ये बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और इसका फॉर्मूला जो है Al2O3 होता है और Cu2O होता है क्यूप्राइट का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि 4 यहाँ पर है और उसका होता है 0। तो जो आपका आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट 0। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl में हैलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था आपको बतानी है। तो इसकी हैलोजन की जब आप बनाओगे इसकी, तो sp2 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जैसा कि मैंने बताया कि आपके 2022 के सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन बनाए जा रहे हैं। अधिकतर में से आपके दो चार सब्जेक्ट जो हैं बना दिए गए हैं, और सभी के बनाऊंगा मैं आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवें क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पे N2 प्लस HCl और यहाँ पे बेंजीन के साथ में Br लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पूछा गया है आपसे कि ये जो क्यूपर लवण के साथ पर स्थान पर कॉपर धातु लेने पर उपरोक्त अभिक्रिया का नाम क्या होगा? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है क्यूप्रस लवण जो है आपका, इसको अगर हम नहीं लेते हैं, यानी कि तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कॉपर धातु लेते हैं, तो इस उपरोक्त अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? तो ये गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण में मिलाने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद का नाम क्या होगा? तो वो बनेगा आपका मुख्य उत्पाद जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एल्डो एक्सोस मोनो सेकेराइट है, वो क्या है? तो वो ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जल में विलय विटामिन है, कौन सा विलय विटामिन है जो जल में घुलता है? तो विटामिन सी। ठीक है, सोल्यूबल है विटामिन सी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ग्लाइसिन तथा एलानिन के संयोग से बने यौगिक में पेप्टाइड आबंधों की संख्या होती है, तो उसमें केवल एक आबंध की संख्या होती है। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और यदि आप अपने 2021-22 से रिलेटेड प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक पेपर या वार्षिक जो परीक्षा होंगी उनके पेपर्स उत्तर के लिए अगर आप चाहते हैं उसका सोल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह के सोल्यूशंस के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 8469022568 पर भेज सकते हैं। और अतः इस पर कोई अन्य मैसेज या कॉल ना करें। इस पे आप बहुत लोग जो है कॉल या मैसेज करते हैं, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ये पर्सनल नंबर नहीं है। इस पे कोई कॉल पिकअप नहीं होगा, और आपका ना ही कोई मैसेज का रिस्पॉन्स किया जाएगा। केवल आपके सॉल्यूशंस बनाने के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा 1500, 1600, 2000, 2500, कभी 3000 मैसेज आते रहते हैं। कोई हाय हेलो लिख के भेजता है, तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि 1500 मैसेज पढ़ें। हम उनमें से कोई वही मैसेज देखते हैं जिनमें हमारे पास किसी ने क्वेश्चन पेपर भेजा है और उसको वाकई में रिक्वायरमेंट है कि वो उसको सॉल्व करवाना चाहता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये पेपर भेजने के लिए ये नंबर दिया गया आपको। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, हेमेटाइट के प्रगलन हेतु खालिस्तान भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को पता होगा वात्या भट्टी, या जिसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, वो यूज होता है फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ हेमेटाइट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लास। तो कॉपर ग्लास का जो फॉर्मूला होता है वो Cu2S होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, लेंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 होती है। ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी लेंथेनाइट्स की वो +3 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें COEN3 3+ में संकुल में CO की उपसंयोजन संख्या आपको बतानी है।
तो यहाँ पर आपके CO की कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा इसमें 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 6 हो गया। तो ये यहाँ पे आपके फिलअप्स हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम बड़े प्रश्नों की तरफ। तो जो प्रश्न है इस बार आपका जो मॉडल पेपर मैंने देखा, इसको सॉल्व किया, तो इसमें वो क्वेश्चन मिले जो वाकई में ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में मतलब देखने को मिलेंगे, आपके दर्शन जो है ज़रूर होंगे इनके। तो आप ज़रूर इनको पढ़ें, और आपके जितने भी ज़िले के मैं केमिस्ट्री, साइंस या किसी भी रिलेटेड आपकी वीडियो डाल रहा हूँ आपके राजस्थान से रिलेटेड, तो उनको ज़रूर देख लेना। मेरे को आपको केवल एक चीज़ ही बतानी है जिसको आप कंठस्थ कर लें, कि आपके जो मॉडल पेपर्स हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हुई हैं आपके 33 जिलों में 33 तरह के पेपर आए हैं, तो उन अगर पेपर्स के सॉल्यूशंस को आप पढ़ते हैं और मॉडल पेपर्स सॉल्व कर लेते हैं, तो बुक्स से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और सारे सॉल्यूशंस मैं कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ समय अनुसार, जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है, वैसे वैसे मैं सॉल्यूशंस करवाते जा रहा हूँ। आपके एक एक वीडियो को सॉल्यूशन बनाने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि इसमें राइटिंग करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपको लिखित में मैं देता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेन से चलाया, मिटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके सामने रहेगा, एनी टाइम आप वीडियो को देखेंगे। इसका PDF फाइल भी मैं आपको दूंगा। इस PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, और उस पासवर्ड को अगर आप पासवर्ड को चाहते हैं, तो पासवर्ड के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेना, ताकि जब मैं पासवर्ड बोलूं तो पासवर्ड आपको पता चल जाए कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। बार बार स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट कभी कभी व्हाट्सएप पे ये भी कमेंट करते हैं, सर पासवर्ड बता दो। ऑब्वियस सी बात है, मैं इतने सारे वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन से वीडियो का क्या पासवर्ड है। मैं हमेशा हर वीडियो बनाता हूँ, उसमें एक पासवर्ड जाता है। उस पासवर्ड को मैं याद नहीं रखता कि हाँ मैंने केमिस्ट्री राजस्थान का बोर्ड बनाया था, एक यूपी बोर्ड का बनाया था, एक झारखंड बोर्ड का बनाया था, तीनों में पासवर्ड दे दिया, अब किसका पासवर्ड क्या है, ऐसे मैं नहीं बता सकता। इसीलिए आप उस पर भी कमेंट ना करें। आपको जो भी क्वेरी है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, फ्रैंकल तथा साटकी दोनों प्रकार के दोष दर्शाने वाले ठोस का रासायनिक सूत्र जो है आपको लिखना है। आपको पता है फ्रैंकल और साटकी दोनों दोष जो है AgBr में दिखता है, तो ये है उसका रासायनिक सूत्र AgBr, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेनरी का नियम आपको लिखना है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। ये है हेनरी का नियम। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बेंजीन विलयन में एथेनाइक अम्ल के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी आबंध का नाम लिखना है। तो कौन होता है वो, तो सभी को पता है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी बंध दो ही हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आपका केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, हर जगह उत्तरदायी होता है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया FeO प्लस SiO2, ये जो दोनों मिल करके आपको उत्पाद A देंगे, तो वो उत्पाद क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका फेरस सिलिकेट FeSiO3, ठीक है। तो ये आपका उत्पाद बनेगा। इसका नाम मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है ताकि आप लोग देख पाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A का रासायनिक सूत्र आपको लिखना था, तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेंथेनाइड आंकुचन का कारण समझाइए। यानी कि क्यों होता है लेंथेनाइड आंकुचन, है ना, कॉन्ट्रेक्शन क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 4f इलेक्ट्रॉनों के खराब परिरक्षण प्रभाव के कारण ये सब होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें, एथेनॉल को 413 के ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त जो मुख्य उत्पाद है उसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए आपका एथेनॉल है, ये एथेनॉल है आपका C2H5OH, ठीक है। इसमें बैलेंस समीकरण है। तो इसको हम क्या करेंगे, H2SO4 पर 140 यानी कि 113 केल्विन पे या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, तो आपको H2H5O C2H5 सॉरी C2H5O C2H5 प्लस आपका ये जल देगा, ठीक है। तो ये है इसका रासायनिक समीकरण जो मैंने आपको दिखाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एनिलीन के डाई एजोरीकरण का समीकरण जो है आपको लिखना है। तो एलिनील पहले लिख लेना है आपको, एनिलीन ये रहा। इसके बाद में NaNO2 प्लस 2HCl आपका जाएगा 273 से 278 केल्विन पे इसको ट्रीट करेंगे, और आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये है इसका जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट समीकरण आपको याद रखनी होगी। तो इस तरह से ये समीकरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ट्राईमेथी मेथिल एमीन का कक्षक चित्र आपको बनाना है। यानी कि आपको डायग्राम बनाना है ऑर्बिटल का ट्राई एथिल एमीन का। तो यहाँ पर इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, जिसमें आपका
यहाँ पे CH3 एक तरफ जुड़ा रहेगा, CH3 इधर, और CH3 ऊपर वाला जो है लोन पेयर रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, तो ये रह जाएगा खाली। तो इस तरह का आप ये स्ट्रक्चर जरूर बनाना आप, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खंड ब, सेक्शन बी में लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है इनके आंसर्स हम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, इसमें पूछा गया तत्व बी के परमाणुओं से HPC जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। ए और बी तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इसमें क्या है, देखिए तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है, ठीक है। तो माना कि हमने जो तत्व बी है उसके परमाणु जो है वो X है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो यहाँ पे इसका डबल होता है। जो आपका बी का परमाणु है, जो भी आप मानोगे SPC जालक है, उसके जालक का डबल होता है आपका चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो ये आ जाएगा, इसका अगर X माना है तो इसका हो जाएगा 2X। ये समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है कि ए के तत्व परमाणु जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में देखोगे तो ए के तत्व परमाणु जो है ना, वो 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। तो ए के तत्व परमाणु जो है 1/3 इंटू चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। और चतुष्फलकीय रिक्तियां जो है आपके किसकी हैं, तो यहाँ पे हमने निकाला है चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी 2x, और ये कितना है 1/2 इंटू 2x, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियां 2x है। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2x/3, ठीक है। अतः ए अनुपात बी जब निकालेंगे तो हमारे पास ए, हमने ये अभी ए का निकाल लिया, ए का कितना निकाला 2x/3, और अभी अभी बी का हमने निकाला, बी का हमने माना था x, दोनों में मना लिया। अब इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सिंपल आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2:3। यानी अतः ए और बी द्वारा बनने वाले यौगिकों का जो सूत्र है वो A2B3 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व की तुलना करनी है आपको। पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म का आपको डिफरेंस बताना है। तो मैंने अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय तीनों यहाँ पे दिखा दिया। आप तीनों याद करना, क्योंकि कोई भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के दे दिया जाए, तो ये तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट पेपर लीक कर रहा है, थोड़ा सा आपको घुमा सकता है वो। हाँ, एक आधा क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, वो कहाँ कहाँ से आएगा वो आपको देखना है। एक आधा क्या, ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में आमने सामने क्रम वाइज 1 2 3 4 पॉइंट बना करके जो है इसमें डिफरेंसेस जो है तुलना लिखी गई है। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करना, आराम से पढ़ लेना। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो समझाने वाली हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका 3 4 5 6 पॉइंट लिखे गए हैं। आप इसमें से 4 याद करें, 5 याद करें, 3 याद करें, आपकी मर्जी है, आपकी ऊपर डिपेंड है। अब मैं कहूँगा आप 6 के 6 याद करिए, ताकि जब एग्जाम देते समय अगर आप 1 2 पॉइंट भूलते हैं तो आप 4 पॉइंट तो लिख पाओगे। अगर 4 ही याद करोगे, उसमें से 2 भूल गए तो 2 ही लिख पाओगे, तो सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है प्रतिलोम परासरण प्रक्रम का आरेखीय निरूपण करना है, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आपका जानते हो आरओ सिस्टम भी उसी पे चलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें एक तरफ सी वाटर होता है, एक तरफ प्योर वाटर होता है, और जो सी वाटर है उस तरफ हम प्रेशर डालते हैं। तो प्रेशर डालने के बाद में इधर से जो इसमें आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक जालिका होती है, और इस जालिका में बहुत ज़्यादा 0.02 माइक्रोन के लगभग होता है ये, और भी कम होता है। अलग अलग मेम्ब्रेन के अलग अलग कार्य हैं, और इससे पास होकर के ये प्योर वाटर में कंप्लीट होकर प्योर वाटर हम गेन कर लेते हैं। तो ये है इसका चित्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित के आधार पर आदर्श विलयन को समझाना है। एक तो आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन, और आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन, दोनों चीज़ हम बताएं, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम। तो अ पार्ट हम समझते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर विलयन के एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, आदर्श विलयन कहलाता है। ये आदर्श विलयन कहलाता है जब इसमें, यानी कि क्या हो गया, इसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमें एंथैल्पी परिवर्तन बताना है आदर्श विलयन का, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, इसमें बोला गया है आयतन परिवर्तन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आदर्श विलयन कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशन क्या है आदर्श विलयन की है, दोनों में क्या क्या नहीं होता है, तो दोनों में ये आपके आयतन में और दूसरा एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब विलय और विलायक में किसी भी अनुपात में जब हम उसको मिलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं हम डेल एच जो एंथैल्पी है वो 0 हो जाएगी, और वॉल्यूम जो आयतन है वो भी
जीरो रहेगा, यानी कि ये दोनों की दोनों जीरो रहती हैं, परिवर्तन ही नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां, CH3COO C00C2H5 प्लस H2O, और ये हाइड्रोजन के साथ में करके और आपको ये अभिक्रिया दे रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि का मान 1 जबकि आणविकता का मान 2 होने का कारण आपको समझाना है। तो इस पूरी अभिक्रिया को अगर हम देख रहे हैं तो उपरोक्त अभिक्रिया में जल की मात्रा आधिक्य में होने के कारण, यानी कि अधिक होने के कारण, एक्सेस होने के कारण अभिक्रिया की कोटि का मान 1 जबकि आणविकता का मान 2 होगा, क्योंकि यह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है मॉडल पेपर का, इसमें पूछा है दर्शाइए प्रथम कोटि, यानी कि आपको प्रूफ करना है, तो दैट प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु टी हाफ का 10 गुना होता है, टी हाफ का 10 गुना होता है, ये हमें दर्शाना है। सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग टू द पावर लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे ए क्या है, ए और एक्स क्या है, के क्या है, टी क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है आपको कि इसको समझ लिया तो आपका ये जो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर के जो है वेग स्थिरांक है, ठीक है। दूसरा टी जो है इसमें समय है, और यहाँ पर ए जो दे रखा है फॉर्मूले में, ये ए है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। और एक्स जो है अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में बदल चुकी हो, यानी कि वो बदल चुकी है उस मात्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये बोल रहा है कि कितनी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय आपको बताना है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जो एक्स है वो हमारे को कितना दिया है, ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो x है, ये वाला x, ये क्या है, अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में बदल चुकी हो। तो x जो हम निकालेंगे तो हम कितने मात्रा बदल चुकी है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, यानी कि ये उत्पाद में इतनी बदल चुकी है। तो x निकालेंगे तो 99.9 अपॉन में 100 और इनटू में a किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता तो लेंगे ही साथ में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 0.99 क्योंकि ये 100 में से परसेंटेज दिया है तो 100 में से ये परसेंटेज हो गया। और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता तो हम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जिस अभिकारक की बात कर रहे हैं उसको तो लेना ही होगा। तो हम यहाँ पर x निकाल लेते हैं, अभिकारक की वह मात्रा निकाली हमने जो उत्पाद में बदल चुकी है। तो कितनी बदल चुकी है, तो ए वो उत्पाद है और उसकी इतनी मात्रा 0.99 जो है ये उत्पाद में बदल चुकी है। अब के बराबर हमारे को फॉर्मूला पता ही है, तो हमारे को क्या निकला है, एक्स निकाला, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और हमारे पास टी टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर के बराबर 2.303 अपॉन टी, टी कितना परसेंट हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम 99.9% जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स था फॉर्मूले में, एक्स की जगह हमने रखा 0.999 ए, ये रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इधर से ले जाएंगे टी 99, ठीक है, इधर, और के को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10, और यहाँ पर जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस 0.999 एक माइनस करोगे तो 0.00 a बच जाएगा, ठीक है। ये इसका इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लॉग बेस 10 1000 आ जाएगा ये वाला। आप इसको डिवाइड करके देखिए, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, सिंपली है कि ये ये वाला a और ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, 0.001, ऊपर में 1 है, अगर ऊपर में 1 है तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब आपका लॉग 10 की वैल्यू निकाल देंगे 1000 की, तो हमारे पास आती है उसकी 3 वैल्यू, आपको सभी को पता होगा। लॉग 10 जो है 1000 निकालोगे तो आपके पास आएगा 3, और यहाँ पर आपका 2.303 अपॉन के तो है ही, इसको हमने रख लिया। ये समीकरण एक हमने यहाँ पर इसको बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार इसने क्या पूछा है कि टी हाफ जो है, हाफ टाइम वो होता है 10 टाइम्स। तो हमने 99 निकाल लिया, टी हाफ भी निकाल लेंगे इसी तरह से। जब 99 निकाल लिया तो टी हाफ भी निकाल लेंगे। तो उसी तरह से
टी हाफ का मतलब हो गया 50% उत्पाद बन चुका है। समझ में आ गया आपको बात? यहाँ 99 बन चुका था और यहाँ पे 50%। टी हाफ का मतलब एक, एक में से आधा बन चुका है। एक का आधा कितना होता है? 50%। तो 50% उत्पाद बन चुका है। तो हम 50% के हिसाब से जो है एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक्स जो है हमने अभी अभी ऊपर देखा था, मैंने एक्स निकाला था 99 पॉइंट अपॉन 100 इंटू ए। तो इसी तरह से अब हम इसका निकाल लेंगे कि आपका 50% बन चुका है तो 50 अपॉन में 100 इंटू ए, तो ये हमारे पास निकलेगा। यहाँ पे काट देंगे इसको तो 0 से इसको डिवाइड कर देंगे 0.5 ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.5 ए। अब हमारे पास समीकरण हमें पता है, टी 50% का निकाल लेंगे, यही वाला जैसे ये टी 99 पॉइंट निकाला था इसी तरह से इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम ए की जगह हमें एक्स की जगह जो ये वैल्यू आई है उसको रख देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वही सेम टू सेम इक्वेशन है, केवल हमने x की जगह 0.5 ये रखा है जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। अब इसको रख दिया हमने, रखने के बाद में ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से इसको माइनस किया, एक ए में से ये ए माइनस करोगे तो 0.5 ए ही बचेगा, आधा माइनस कर रहे हो एक में से, तो ये बचा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/0.5 बचेगा, और एक 1/0.5 को हम लिख सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। हाफ का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 0.3010 आ जाएगा लॉग की वैल्यू, और ये हमारे पास है। तो ये समीकरण नंबर 2 बना दिया हमने। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण जो 1 निकाली थी हमने, जो कि T99.9% वाला निकाला था, और समीकरण 2 निकाली है T50% वाली, इन दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखा है इक्वेशन नंबर 1 अपॉन में इक्वेशन नंबर 2, तो इस तरह से ये रखा। अब T99.9% की वैल्यू हमने निकाली थी 3 × 2.303 अपॉन के। आप देख सकते हो यहाँ पर समीकरण में 2.303 अपॉन के इंटू 3 है, इसी को लिया हमने। और यहाँ पर इसके नीचे हमने अभी अभी ये समीकरण निकाली थी सेकंड नंबर, इसको रख देंगे, तो अपॉन में ये वाली समीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम है, बचेगा 3 अपॉन में 0.3010, ये रहा। ठीक है, ये हमने मतलब यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे लगभग लगभग 9.96 यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 के पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 9.96। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था कि ये T99.9 10 गुना होती है इसकी। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T99.9 यही छोड़ देंगे, 50% को उधर ले जाएंगे, और यहाँ पर ये 0.99 है तो इसको 10 के आसपास मान सकते हैं। ये तो कितनी वैल्यू है, लगभग 10 है, तो 10 मान लिया, या 10 इंटू T50%, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था कि 10 गुना होता है टी हाफ। ये आप देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यही चीज़ बताई गई है कि अर्ध आयु जो है, समय समय अर्ध आयु टी हाफ का 10 गुना होता है, तो टी हाफ का 10 गुना हमें यही प्रूव करना था, यही हमने यहाँ पे नीचे प्रूव करी है। ठीक है, तो ये इस तरह का ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप देखें तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए था, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 नंबर का होना चाहिए था। लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें वो बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है बोर्ड, आपकी तैयारी करवाने से उसको मतलब है, ये मतलब नहीं है कि वो कितने मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित गुणों को समझाना है। संक्रमण तत्व जो होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके जो ये गुण है, जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज, इनको देखिए, परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था और दूसरा उत्प्रेरकीय गुण। तो सबसे पहले ए बात करते हैं, ए पार्ट में है आपका परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था। तो ये परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था यानी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि n-1d तथा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंद बनने में भाग लेते हैं। ठीक है, बंद बनाने में भाग लेते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट। इसके बाद दूसरा पूछा है, उत्प्रेरकीय गुण बतानी है आपको संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट के। तो आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक आक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ में संकुलन निर्माण आदि। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक गुण व अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरे का, उत्प्रेरकीय गुण के बारे में हमने बता दिया। यही चीज़ हमें उनको बताना था कि इनके गुण के बारे में हमको समझाना है, तो दोनों समझा दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 26 वाले एक तत्व M के
द्वितीय धनात्मक आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 26 है परमाणु क्रमांक 26 और एक तत्व M के द्विधनात्मक आयन के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, 6 6 12 और 6 18 19 20 और 4 24 1 25 1 26। तो यहाँ पर जो Fe है, Fe2+ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिख सकते हैं हम। आपको सभी को आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें आप इसको सेल टाइप में बनाएंगे, बॉक्स टाइप में बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें 4 अगुणित इलेक्ट्रॉन यानी कि n=4 है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू जो होता है हमारा, ये हमारा माइक्रोन जो कितना होता है, n × n+2 का होल अंडर रूट। n की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 दोनों जगह रख देंगे, 4 को निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24 का अंडर रूट में या फिर 5 Vm लगभग लगभग। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। ये फाइनल जो है ये न्यूमेरिकल जो है 1.5 नंबर के लाइक सूट है, 3-4 लाइन में आंसर निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर बाई पॉजिटिव आयन ऑफ एन एलिमेंट एंड हैविंग एटॉमिक नंबर 26। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पाई या बंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख आपको बनाना है, यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड का डायग्राम है और ये है आपका पाई बॉन्ड का। ठीक है, पाई बॉन्ड में इस तरह का आरेख बनेगा, ये सिग्मा का है, कभी ये बना के मत आ जाना, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो मैंने दोनों डायग्राम इसलिए प्रस्तुत किए हैं ताकि आपसे अगर कुछ भी पूछ ले तो आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। पता चला उसने यहाँ पे मॉडल पेपर में तो कार्बन समूह का दे दिया है कि पाई बॉन्ड बनाओ, और वहाँ जाके पूछ लिया कि सिग्मा बॉन्ड बनाओ, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। तो ये इसका आंसर है, आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है CH3OH जो है आपका इस तरह से ये रिएक्शन देते हुए ए बना रहा है और फिर आपका CH3MgI से बी बना रहा है ए, और बी जो बन रहा है वो H2O से सी बना रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उपरोक्त अभिक्रिया में ABC के रासायनिक सूत्र लिखना है, यानी कि ये उत्पाद क्या बन रहे हैं ये आपको बताना है। तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। ये देखिए CH3OH यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके HCHO या CH2O बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बनाया इसने, इसके साथ हमने CH3MgI को ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट किया तो इसने बनाया CH3CH2OMgI। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों को कई को कन्फ्यूजन होता है कि यार ऐसे लिख दिया, ऐसे समझ में नहीं आया। तो कुछ को इस रूप में समझ में आता है, किसी को इस रूप में समझ में आता है। तो आप दोनों में से जिसको आपको सूटेबल लगता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये बोल रहा है H2O से रिएक्ट कराना है, तो यहाँ पे H2O से जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं जो उत्पाद बी बना, यानी कि ये हमारा था ए, ये था हमारा बी, और सी क्या बन रहा है, सी बन रहा है CH3CH2OH। तो इसको हम अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप आराम से इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो आपको समझ में आता है उस तरह से आप लिख सकते हैं, तो इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ इस रिएक्शन का। ठीक है, ABC उत्पाद हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है HCOOH CH3COH और CH2COH को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए नेगेटिव किसमें आई ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, बस यही आपको उसी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो सबसे पहले आपका CH3 जो है COH ये सबसे आपका कम होगा, उससे ज़्यादा होगा HCOOH में, और उससे ज़्यादा होगा आपका CiCH2COH में। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया 14 नंबर का। 15 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित नाइट्रो समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, ये समझाना है कैसे होता है ये। ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित नाइट्रो समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, इसको आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो है जब बेंजीन वलय पर नाइट्रो समूह जैसा एक इलेक्ट्रॉन अपकर्षक समूह उपस्थित होता है तो फिनॉल की अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी उसके ऊपर एक रहेगा वलय के ऊपर नाइट्रो समूह तो उसकी क्या हो जाएगी, अम्लीय शक्ति बढ़ जाएगी। जब ये समूह ऑर्थो तथा पैरा पदों पर मौजूद होते हैं तो उनका प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में ऋणात्मक आवेश का निरूपण अधिक प्रभावी होता है
और पी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपकर्षण समूहों की उपस्थिति से फिनॉल की अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों में आपने फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बता दिया। आगे बढ़ते हैं स पार्ट में, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण उत्पन्न कीजिए। तो ये तो आपके चैप्टर में भी है, आपको अच्छी तरह से याद होगा, फिर भी मैं आपको अभिक्रिया की कोटि को पहले परिभाषित कर देते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या अगर आप ये डेफिनेशन याद नहीं करना चाहते हैं, आपको बोर लगता है या फिर आपसे याद नहीं होता है, तो दूसरी डेफिनेशन भी मैंने दी है। दूसरी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, ये वाली, जिसमें लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस तरह से आप दोनों में से जो डेफिनेशन आपको समझ में आता है उसको याद कर लें। अब यहाँ पे आ रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण उत्पन्न करना है, और ध्यान रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया को डिफाइन किया है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन ये रही, इसमें बताता हूँ मैं आपको। वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इसकी किसी भी अभिकारकों की सांद्रता पर इसकी जो है अभिक्रिया या दर जो है वो निर्भर नहीं करेगी। उसके बाद में आप इसको जो है इसको आपको करना था, वो अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण उत्पन्न करना था। तो देखिए, कोई ए है जो उत्पाद बनाता है, अभिक्रिया का वेग समीकरण जो समानुपाती होता है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इसका वो आप कर देंगे डी टी, डी ओवर डी टी, और इसको करने के बाद में के स्थिरांक जो है आपका यहाँ पे के जो इंक्लूड किया गया, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि में ये इसका मान 1 हो जाएगा, और के आपका स्थिरांक है जो कि अभिक्रिया का वेग का स्थिरांक दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम समाकलित कर देते हैं, और यहाँ पर जो है आप करने पर, समाकलन करने पर देखेंगे कि ये आपका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर के डी टी, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस ए, और के टी प्लस सी। सी क्यों होता है? सी आपका एक समाकलन स्थिरांक है। हमेशा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो मैथमेटिक्स जिनके पास है वो जानते ही हैं, तो ये आपका एक जो है स्थिरांक या कांस्टेंट जो है जुड़ जाता है। एक समीकरण नंबर ये बन गई इसकी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गई है। और यहाँ पर जबकि टी बराबर 0, तो ए बराबर ए नॉट आ जाएगा यहाँ पर, अर्थात समीकरण 1 से अगर हम देख सकते हैं कि आपका माइनस ए नॉट इजकल्स टू के इंटू 0 प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि आपका एक समीकरण में टी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 हमने रखी है, क्योंकि आपका शून्य कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है। तो 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी बराबर माइनस ए नॉट आ जाएगा। और यही जो है सी का जो मान है हम यहाँ अभी समीकरण में रख देंगे, इस सी का मान माइनस ए नॉट यहाँ रख देंगे। तो ये जो सी का मान यहाँ रखोगे तो आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन बनेगी, और इसको सॉल्व कर देंगे इसमें से। तो के का मान हम निकालना चाहें तो के को इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 में टी ए नॉट माइनस ए। तो ये हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी, इसी ही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है जिसको हमें, या ये हमें याद रखना है। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल में जब आएगा तो आपको ये याद रखना होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अथवा पार्ट में दे रखा है, अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को सक्रिय ऊर्जा ई ए के आधार पर समझाइए। या तो आप ये करिए जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया है पूरा, ठीक है, 16 क्वेश्चन को, या फिर इसका अथवा अथवा पार्ट जो है आप ये कर सकते हैं। तो मैंने एक पार्ट करवाया है, इतना समय नहीं है कि दोनों पार्ट करवा पाऊँ। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, कार्बन हेलोजन के सी एक्स आबंध की प्रकृति लिखनी है। दूसरा जो है, बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिकृत करने पर यौगिक X बनता है। ये जो यौगिक X बनेगा, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिलाने पर यौगिक Y बनाता है। तो यौगिक X और Y के नाम लिखने हैं, तथा जो रासायनिक समीकरण है वो भी आपको लिखनी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 17 में, एक कार्बन हेलोजन के CX आबंध की प्रकृति बतानी है, और दूसरा बेंजीन की FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 क्लोरीन के साथ अभिकृत करने से यौगिक जो X बनेगा, उस X को शुष्क ईथर की उस उपस्थिति में सोडियम के साथ मिलाने पर जो Y बनेगा उसको हमें बताना है। तो कुल मिलाकर के इसने आपको थोड़ा सा बोला है कि भैया प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CX, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
प्रैक्टिस जरूर करना आपको सारी इक्वेशंस बनाने की। CX आबंध की प्रवृत्ति क्या होती है? CX बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक व कार्बन की विद्युत ऋणता जो है कम होती है, जिसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः CX बंध जो है आपका ध्रुवीय प्रकृति का होता है। दूसरी प्रकृति क्या बोले? हैलोजन में F का आकार सबसे छोटा होता है तथा I का आकार सबसे बड़ा होता है। अतः बंध लंबाई का बढ़ता क्रम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज है, बंध लंबाई बढ़ने पर बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है। अतः बंध वियोजन एंथैल्पी का घटता क्रम हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लिख सकते हैं और सबसे मेन चीज़ यही है आपकी, ठीक है, ऊपर वाली। तो ये प्रकृति आपको बतानी है, ये बहुत मेन है। बाकी ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आपका डेढ़ डेढ़ प्लस 3 नंबर का इस तरह से पूछ ले टुकड़ों में। तो 1 नंबर का पूछा है तो 1 नंबर के लिए एक ही पॉइंट काफ़ी है। आपके लिए मैंने ये सॉल्यूशंस ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा समझ में आ सके और कोई चीज़ आपसे छूटे तो उसको आप याद कर लें। इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई के नाम बताने हैं, इनकी रिएक्शन बतानी है। चलिए हम बताते हैं आपको क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए, आपको बोला है बेंजीन जो है आपको उसको रिएक्ट कराना है क्लोरीन के साथ में FeCl3 की प्रेजेंस में। तो आपके पास में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा C6H5Cl, और जो कि एक्स उत्पाद का नाम था, तो ये है इसका नाम। आप लिख लेना हिंदी में, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आप हिंदी में इसको लिख लेना। क्लोरोबेंजीन एक्स जो उत्पाद बनेगा वो क्लोरोबेंजीन बनेगा, 5 साथ में HCl जो आपका तो रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ उसके साथ तो आएगा ही। अब क्लोरोबेंजीन जो एक्स बना वो एक्स हमने यहाँ ले लिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन को अभी एक्स उत्पाद को हमें सोडियम और क्लोरीन की उपस्थिति में बोला है इसने। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखोगे कि जो एक्स बनता है, एक्स को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिलाना है, ठीक है, और वाई बनाना है। तो वाई क्या बनेगा वो बताएंगे हम। तो सोडियम की इस उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ में, ये क्लोरोबेंजीन हमने 2 जगह लिया है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट इसी पूरे क्लोरोबेंजीन को पूरे को इसी को ले सकते थे यहाँ पे, या अलग से टुकड़ों में ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। डायरेक्ट आपको ये लिख करके 2NH के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब इसको करोगे तो डाई इथाइल बनेगा, जो कि वाई बनेगा आपका। तो यहाँ पर ये आ गया, और जो Cl है वो टूट करके यहाँ से क्लोरो से हट जाएगा और NaCl सोडियम जो है इधर बन जाएगा, ठीक है। ये है आपकी रिएक्शन, ये है प्रोडक्ट के नाम। एक एक्स जो बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा, वाई जो है डाईथाइल बनेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन बनेगा, इस तरह का ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। तो आंसर नंबर 1 2 हमने इस क्वेश्चन का देख लिया। इसके और पार्ट में जो है पूछा क्या गया है आपसे, DDT का पूरा नाम लिखिए। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, जो DDT का, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। इसमें बोल रहा है एथेनॉल को PCl5 के साथ अभिकृत करने पर यौगिक X बनता है, और यौगिक X को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर Y बनता है। फिर से वो आपका इसी का और पार्ट है, मैंने कर दिया, मैं कर रहा था तो देखा यार चलो इसको कर देता हूँ। तो इसमें X और Y जो है ये आपको नाम बताने हैं और अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपके दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, DDT का पूरा नाम आपको पता ही है। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपका समीकरण बनानी थी। तो देखिए आपको पहले क्या बोला इसने, एथेनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर ये रहा एथेनॉल C2H5OH, इसको PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई तो C2H5Cl बना, साथ में POCl3 बना, प्लस में HCl बना, यानी कि आपका ये जो बना है ये इथाइल क्लोराइड बन गया। इसके बाद में आपका फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। आगे बढ़ते हैं, इसके जो आपका ये प्रोडक्ट बना इसको हम फिर से ट्रीट कराएंगे KOH से, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, इसने बोला है कि KOH के साथ गर्म करने पर Y बनता है। तो Y क्या बनेगा? तो हमारे पास ये जो है हमने अभी अभी बनाया ये वाला C2H5, तो C2H5 को ले लिया और साथ में C25 यानी कि इथाइल क्लोराइड को ले लिया, KOH के साथ में इसको ट्रीट कराया तो हमारे को देगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमारा Y प्रोडक्ट बना। और Y प्रोडक्ट का नाम क्या है? एथिलीन, ठीक है, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया की समीकरण हुई है। ये हमारा एक्स उत्पाद बना, एक्स उत्पाद ये बना, और वाई उत्पाद हमारे पास ये बना। दोनों की समीकरण लिख दी और नाम भी लिख दिए। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये एक केमिकल दे रखा है और एक ये केमिकल दे रखा है, उनके क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तीसरा जो है इसमें आपको ब्यूटेन 1 ऑल की जल में विलेयता ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में अधिक होने का कारण जो है आपको स्पष्ट करना है। तो 18वें का एक पार्ट तो ये है और इसका और पार्ट का मैंने सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। तो आप ये वाला पार्ट करें,
या फिर इसका और पार्ट जो मैंने बनाया है वो कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया आपका प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के पेपर के लिए आप 8469022568 पे या तो पीडीएफ बना के करें या फिर आप डायरेक्ट फ़ोटो, और आपकी फ़ोटो जब तक साफ़ नहीं होगी कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनाया जाएगा। इस नंबर पे जब भी आप पेपर भेजें तो ये देखें कि आप पेपर मुड़ा हुआ, फटा हुआ, हाथ रखा हुआ इस तरह के पेजेस ना भेजें, बिल्कुल साफ। अरे आपको जब पेपर मिलता है तो उसको मोड़ मार के आप ख़राब कर दोगे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पेपर भेजते हैं तो सीधा सीधा पेपर भेजें, तो उसका जो है सॉल्यूशन बना दिया जाएगा। इसका अथवा पार्ट का जो मैंने क्वेश्चन किया है वो करा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम तथा संरचना सूत्र देना है। और उसके बाद में एथेनेमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बिल अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन इसी में है, CH3NH2 की क्षारीय सामर्थ्य C6H5NH2 की तुलना में अधिक होने का जो है कारण भी लिखना है। तो 3 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, 3 प्रश्न ऊपर पूछे गए थे। तो क्या तो आप ये 18 नंबर का ये वाला जवाब दो या 18 नंबर का आप ये वाला जवाब दो। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और संरचना सूत्र, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, ठीक है, उसका रासायनिक नाम ये है। और इसका सूत्र है C6H5ClO2s, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका संरचना जो है बनाना चाहें तो इस तरह का आपका बन जाएगा, बेंजीन के साथ में डबल बॉन्ड O के साथ में S के साथ में Cl हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका डायग्राम। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन एग्जिबिटिंग द इथेनमाइन। तो यहाँ पर आपको ये वाली रिएक्शन लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जो पार्ट है, इसमें पूछा गया राइट द रीजन फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ CH3NH2 इज मोर कंपेयर टू द C6H5NH2 से क्यों ज़्यादा है भैया। तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व एक का अल्काइल समूहों के इलेक्ट्रॉन दान के कारण बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप एनीन की तुलना में अधिक प्रबल क्षारक हो जाता है। तो ये आपका ये आंसर हो गया थर्ड वाले पार्ट का। तो आपके तीनों आंसर इस पार्ट के देख लिए और पार्ट के। आगे बढ़ते हैं डी सेक्शन में। डी सेक्शन जो है इसमें पूछा गया आपसे होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकुलन को परिभाषित करना है। और दूसरा क्वेश्चन है TiH2O6 3+ का विलयन रंगीन होता है, इसका कारण बताना है। और तीसरा अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित करना है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको आंसर देने हैं 19 नंबर में। और टोटल आपको जो मार्क्स मिलेंगे 1 2 3 4 यानी कि 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको शायद 2 नंबर और बाकियों में 1 नंबर देगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन बताना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ सेक्शन डी का। और साथ ही साथ पासवर्ड को आपको नोट करना है। पासवर्ड जो है आपका उसको ज़रूर नोट करें ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। वो है आपका 61020, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पासवर्ड जो बता दिया 61020 61020। तो यहाँ पर जो आपका होमेलेप्टिक संकुलन जो है वह संकुलन जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा रहता है, जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं CONH3 6 3+। तो इसको होमोलेप्टिक संकुलन कहते हैं या ये कहलाते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका जो आपका पूछा गया है हेट्रोलेप्टिक संकुलन क्या होता है, तो वह संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा रहता है, जैसे कि CONH3 4Cl2+। तो इसको हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं या कहलाते हैं। तो ये पहले का आंसर जो है आपका इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहले पॉइंट का। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में इसने पूछा क्या है आपसे कि विलेन का रंगीन होता है, कारण दीजिए। तो ये विलेन क्यों रंगीन होता है, तो TiH2O6 3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये रंगीन होते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संक्रमण प्रदर्शित करते हैं और रंगीन दिखने लगते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरे का आंसर। तीसरा जो है, तीसरा में आपसे पूछा गया अष्टफलकीय क्रिस्टलीय क्षेत्र में मुक्त धातु आयनन के भ्रमंश डी कक्षकों के क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन को चित्रित करना है। तो ये डायग्राम आपके बुक में होगा, आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। इसमें आपका ये पूरा का पूरा चित्र बनेगा जो आपके सामने है। ये वाला डायग्राम बनाओगे तो आपको कंप्लीट जो है इसका नंबर मिल जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आप अपने बुक से भी रेफर कर सकते हो। बाकी मैंने इसको बना दिया है, पीडीएफ का पासवर्ड बता दिया है। पीडीएफ का पासवर्ड से ये पीडीएफ डाउनलोड करना और आपको ये पूरा का पूरा आंसर के साथ में मिल जाएगी।
इसके अथवा में जो पार्ट है, इसमें आप जो है ये वाला पार्ट भी करना चाहें तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं कोई एक ही पार्ट करा सकता हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ में सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है और सारे के आंसर्स लिखना बहुत ही बड़ा पेपर हो जाता है। देख रहे हैं आप 18 पेजों का पेपर है ये, जिसको मैंने सॉल्व किया, 18 पेज हो गए हैं सॉल्व करते करते मुझे। तो इसके आगे का नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे 20वां, उसके आंसर देखते हैं। आप अपने पेपर तो मैंने बता ही दिया, इस नंबर पे भेज सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज या कॉल ना करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखना पड़ा मुझे मजबूरी में कि आप लोग ध्यान नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं समझते क्यों नहीं है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए नंबर दिया गया है तो आप क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है बेनिला एम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम या रासायनिक सूत्र लिखना है, यानी कि एल्डिहाइड का नाम भी बताना है और रासायनिक सूत्र भी बताना है। और निम्नलिखित रूपांतरणों को जो है समीकरण बताना है, यानी कि किससे क्या बनाना है। बेंजीन से बेंजी डिहाइड बनाना है और एसीटेल्डिहाइड से आपको एसीटेल डिस में बनाना है, एसीटेल डाई किस्म बनाना है। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पूछा गया इसमें एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता का कारण आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है 20 में पूछे गए हैं। इसका और पार्ट मैंने किया है तो आप वो उसको देख लें। मैं और पार्ट करा रहा हूँ आपको। और पार्ट में है दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम और रासायनिक सूत्र जो है उसको सिनामिक एल्डिहाइड बोलते हैं। आप चाहें तो दालचीनी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जो कि C9H8O होता है। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें या फिर आप ये फॉर्मूला अगर आपसे याद होता है तो ये भी कर सकते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। ये और ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और इसका नाम जो है मैंने बताया सिनामिक एल्डिहाइड होता है, इसको दालचीनी एल्डिहाइड भी बोलते हैं और हिंदी में भी आप सिनामिक एल्डिहाइड लिख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है कि आपको बेंजोइल क्लोराइड से बेंजिल डिहाइड बनाना है और एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेजोन बनाना है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होने का कारण बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं नीचे बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको रिएक्शन देना है बेंजोइल क्लोराइड का बेंजल डिहाइड बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बेंजल डिहाइड बनाया हमने। यहाँ C6H5COCl प्लस H2O से यहाँ पे BaSO4 Pb लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन हो गई। तो ये रिएक्शन हमें बतानी थी ए पार्ट में। बी पार्ट में पूछा गया उसने एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन बनाना है। तो एसीटोन हाइड्रोजोन बनाने के लिए आप ये वाला समीकरण लिख देंगे। इसको मैंने 2 तरीके से लिखा है, आपकी मर्जी आप कैसे भी लिख सकते हैं। 2 समीकरण लिखें जो आपको याद होता है। बेस्ट बेस्ट आपको क्वेश्चन मेरा मेन टारगेट यही रहता है कि आप लोगों को जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए जाएं वो इतने बेहतर हों, इतने अच्छी हों कि आप उसको याद करने में आपको तकलीफ ना हो और आसानी से आप उसको याद कर पाएँ। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन का सॉल्यूशन यहाँ पे है। इस तरह से ये समीकरण बन जाएगी। या फिर आप लिखना चाहें तो C3H6O प्लस N2H4 गिव्स C3H8N2 प्लस H2O, जो कि ये आपका एसीटोन हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। और ये वाली चीज़ एक ही है। यहाँ आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो है एसीटोन वो और ये एक ही है। ये वाली चीज़ आपकी और ये वाली चीज़ सेम टू सेम है, ठीक है। आपको लगता होगा अलग है लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ नहीं नहीं ये तो वही चीज़ है। और यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट जो पूछा गया है इसमें पूछा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा निर्माण होता है जो अणु के आकार को दोगुना कर देता है, जबकि एल्डिहाइड कीटोनों में H बंध का अभाव होता है। अल्कोहल में भी H बंध पाया जाता है परंतु इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, अतः यह सीमित रूप से हाइड्रोजन बंध बनाता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 ऑक्सीजन होने के कारण यह 2 तरफ से हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है, इसीलिए इसका क्वथनांक अल्कोहल या एल्डिहाइडो से ज़्यादा होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसको डाउनलोड नहीं करना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अर्धवार्षिक पेपर के सॉल्यूशंस मैं देते जा रहा हूँ, उनको भी देखते जाएं। साथ में आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको भी देखते जाएं। आपका केमिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इस सभी सब्जेक्ट को मैं करवा चुका हूँ और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करवा रहा हूँ। और 2 और सब्जेक्ट करवा चुका हूँ, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य, यानी कि लगभग लगभग आपके 5 या 6 मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इसी तरह और आने वाले समय में आपके और भी 1 बाय 1
सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें अपने ताकि उन लोगों की मदद हो पाए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल पे बने रहें। और अर्धवार्षिक पेपर जितने भी ज़िले के मैं डाल रहा हूँ उनको ज़रूर देखें, उसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपने कंप्लीट देख लिया और आपके जो कमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हैव ए गुड डे।